हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ईमानी और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों ने नॉरसेट 8 स्टेज 1 काफी अच्छा दिया होगा। साथ के साथ आपने स्टेज 2 की तैयारी भी शुरू कर दी होगी। तो इसी को कंटिन्यू रखते हुए हम एमसीक्यूज की सीरीज में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आज टोटल 30 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। नॉरसेट 8 की टोटल 30 क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के। फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले मैं ये बता देना चाहती हूँ कि लास्ट वीडियोस में मैंने कुछ कमेंट्स देखे हैं जिसमें फ्रेंड्स शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि लास्ट वीडियोस में मैंने कुछ कमेंट्स देखे थे रिगार्डिंग बैकग्राउंड वॉइस, जो मेरी वीडियोस में काफी आप लोगों को सुनाई दे रही होगी। तो उसकी वजह से मैंने थोड़ा सा एनवायरनमेंट को मॉडिफाई किया है। आई होप इस वीडियो में और आगे आने वाली वीडियोस में भी आपको बैकग्राउंड वॉइस इतना सुनने को नहीं मिलेगी। और लेकिन थोड़ा सा हो सकता है फैन की आवाज आए, उससे ज्यादा आई होप कि नहीं आएगी। तो प्लीज कॉन्सेंट्रेट कीजिए। स्टार्ट करते हैं 151 क्वेश्चन से। जो पिछले क्वेश्चंस हैं मैंने पिछली वीडियोस में कवर कर लिए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप लिंक देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 151 है, आइडेंटिफाई ब्लेड साइज। एक ब्लेड की पिक्चर दी होगी और पूछा होगा ब्लेड साइज कौन सा है। तो ये जिसका जो कटिंग एरिया होता है ब्लेड का, उससे ही हमें पता चलता है कि ब्लेड साइज कौन सा है। डिफरेंट टाइप के कटिंग एजेस होते हैं। तो यहाँ पे आप जो पिक्चर है उसमें भी देख सकते हैं, मैंने ट्राई किया है सारे ब्लेड्स को दिखाने के लिए। तो यहाँ पे जो ब्लेड का साइज है वो नंबर 3 ऑप्शन इज करेक्ट। 15 नंबर ब्लेड दिखाया हुआ है। हो सकता है आपके एग्जाम में किसी और ब्लेड साइज आ जाए, तो आप यहाँ से एक बार पिक्चर में भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 152, ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी बिफोर द एज ऑफ 8 years इन गर्ल्स इज कॉल्ड। प्यूबर्टी की एज बिफोर 8 years को क्या बोलेंगे? तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, थैलार्की, मिनार्की, डिलेड प्यूबर्टी एंड फोर्थ ऑप्शन इज प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। प्रिकॉशियस प्यूबर्टी का मतलब ही होता है जब ऑनसेट हो जाए प्यूबर्टी का बिफोर एन अर्ली एज। तो यंगर एज में जब प्यूबर्टी आ जाती है तो उसको प्रिकॉशियस प्यूबर्टी कहते हैं। Question number 153, glutaraldehyde is used widely as a cold sterilant to disinfect a variety of heat sensitive instruments. Give examples. Options दिए होंगे। Option 1 forceps, B 2 is scissors, 3 is laparoscopic instruments and fourth is patient bed. जो heat sensitive instrument होते हैं उनको एक और तरीके से हम स्टेरिलाइज करते हैं, जो कि ग्लूटाराल्डिहाइड होता है एक केमिकल, उससे स्टेरिलाइज करते हैं। इसको पहले वाइडली साइडेक्स भी बोला जाता था। साइडेक्स जो होता है एक ट्रेड नेम होता है, इसीलिए जो एक्चुअल नेम है केमिकल का वो ग्लूटाराल्डिहाइड है, जो हम यूजुअली यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स। यूजुअली जब ओटी होता है लेप्रोस्कोप यूज होता है। तो आप लोगों ने देखा होगा, जो भी ओटी में पोस्टेड होंगी नर्सेज हमारी, उन्होंने देखा होगा कि लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको साइडेक्स में डाल दिया जाता है और उससे वो स्टेरिलाइज हो जाते हैं और फिर वो नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए यूज हो सकते हैं। तो ये एक वाइडली यूज्ड केमिकल है जो मतलब हर एक हॉस्पिटल में यूज किया जाता है। तो याद रखिए ये उन इंस्ट्रूमेंट के लिए अच्छा है जो हीट सेंसिटिव होते हैं। जैसे फॉरसेप्स और सिजर्स तो हमारी चली जाती हैं ड्रम के अंदर, जो सेंट्रल स्टेरिलाइज सप्लाई डिपार्टमेंट में चली जाती हैं, स्टेरिलाइज होके आ सकती हैं। लेकिन जो लेप्रोस्कोप इंस्ट्रूमेंट है वो नहीं जा सकते क्योंकि वो हीट सेंसिटिव होते हैं। तो इसीलिए उनको साइडेक्स में डाल के भी, मतलब ग्लूटाराल्डिहाइड में डाल के भी हम स्टरलाइज कर सकते हैं। पेशेंट बेड तो ऑब्वियसली नहीं आएगा। पेशेंट बेड इज नॉट डन विद ग्लूटाराल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 154, व्हाट रूम टेम्परेचर शुड बी मेंटेन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी के टाइम पे क्या टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है? ऑप्शंस हैं 24 to 26, सेकंड इज 30 to 32 डिग्री, थर्ड इज 28 to 30 डिग्री एंड फोर्थ इज 26 to 28 डिग्री। करेक्ट आंसर है यहाँ पे 28 to 30 डिग्रीज सेल्सियस।
क्वेश्चन नंबर 155, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ईसीजी चेंजेस इन हाइपरकैलेमिया। तो ईसीजी हर पेपर में ईसीजी से आजकल क्वेश्चन आ रहा है, तो आप लोग प्रिपेयर कर लेंगे क्वेश्चंस रिगार्डिंग ईसीजी। ये भी एक ईसीजी रिलेटेड क्वेश्चन है, तो यू शुड पे अटेंशन। ऑप्शन 1, पीक पी वेव, एसटी डिप्रेशन, शैलो टी वेव एंड प्रोमिनेंट यू वेव। यहाँ पे पूछा गया हाइपरकैलेमिया में क्या होता है। ऑप्शन 2, फ्लैट पी वेव, prolonged PR interval, widened QRS complex and tall T wave. Option 3, normal P wave, QRS complex and QRS complex, rounded T wave and shallow U wave. And fourth is peak P wave, absent QRS complex and prominent U wave. तो यहाँ पे option 2 is correct, flat P wave, prolonged PR interval and widened QRS complex and tall T wave. तो टॉल टी वेव हमेशा हाइपरकैलेमिया में होता है, याद रखिए, और पी वेव फ्लैट हो जाएगी। तो ये हमेशा याद रखना है, टी वेव एंड पी वेव का, आपको टी वेव तो टॉल मिलेगी और पी वेव फ्लैट मिलेगी, तो उसको बोलते हैं हाइपरकैलेमिया। पेशेंट इज इन हाइपरकैलेमिया विच इज एन इमरजेंसी। क्वेश्चन नंबर 156, टू परफॉर्म कैथेटराइजेशन द नर्स शुड प्लेस अ वुमेन इन। कैथेटराइजेशन के लिए कौन सी पोजीशन दी जाती है वुमेन को? फर्स्ट इज lithotomy position, second is dorsal recumbent position, third is Sims position, fourth is Trendelenburg position. करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, सॉरी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है जो ऑप्शन नंबर 2 है, dorsal recumbent position. फ्रेंड्स, इफ यू वांट टू सी कंप्लीट वीडियो ऑन नर्सिंग पोजीशंस, जिसमें मैक्सिमम जो है पोजीशंस कवर हुई हैं, किस चीज के लिए दी जाती है, कौन सी पोजीशन अप्रोप्रिएट है, सारी मैंने कवर की हुई है मेरी वीडियो में। प्लीज आप अगर देखना चाहते हो तो लिंक में देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 157, स्टंटिंग रेफर्स टू, फर्स्ट इज लो वेट देन व्हाट इज अप्रोप्रिएट फॉर ए सर्टेन हाइट, 2 is low BMI, 3 is low weight than what is appropriate for certain age, 4 is low height than what is appropriate for certain age. फ्रेंड्स, जो स्टंटिंग है उसका मतलब ही होता है एक नॉर्मल ग्रोथ ना होना, एक नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होना एक इंडिविजुअल इज कॉल्ड स्टंटिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 इज करेक्ट, लो हाइट देन व्हाट इज एप्रोप्रिएट फॉर सर्टेन एज। Question number 158, what are the characteristic findings that with regard to CSF after a lumbar puncture is performed on a child who has bacterial meningitis? यहाँ पे पूछा गया है एक CSF की फाइंडिंग्स क्या होंगी आफ्टर लंबर पंक्चर अगर एक चाइल्ड को बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है तो, और CSF के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हुए। ऑप्शन 1, CSF is clouded, elevated neutrophils, elevated proteins, decreased glucose. 2 is CSF is clear, decreased pressure, decreased protein, increased glucose. 3 is CSF is clear, decreased neutrophils, increased protein, decreased glucose. And 4 is CSF is cloudy, increased pressure, decreased proteins and increased glucose. तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। CSF हमेशा क्लाउडी होगा अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या कोई भी इन्फेक्शन है बॉडी में, तो वहां का जो फ्लूइड है वो क्लाउडी होगा ऑफ कोर्स। देन एलिवेटेड न्यूट्रोफिल्स होंगे, न्यूट्रोफिल लेवल हाई होगा, एंड एलिवेटेड प्रोटीन्स भी होंगे और डिक्रीज्ड ग्लूकोज होगा। यही कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी जब इन्फेक्शन होता है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, और CSF की कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती हैं। Question number 159, what is the trimester wise weight gain in pregnancy? बहुत इजी क्वेश्चन है फॉर दोज हु आर रेगुलरली स्टडिंग, लेकिन अगर एक बार आपने छोड़ दी है बीच में स्टडीज तो बहुत मुश्किल भी हो जाता है सेम क्वेश्चन। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर 1, 1, 5 and 2, then 2 to 5, 5 to 5, then 1, 5, 5 and 5, 5, 5। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 करेक्ट है। सबसे कम वेट गेन होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, मतलब 1 kg ओनली, देन सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी और थर्ड में सेम होता है।
यानी 5 and 5। ये आइडियल वेट गेन एंड इन प्रेगनेंसी, ये हम एक इंडिविजुअल से नहीं कंपेयर कर सकते हैं। देयर कुड बी मोर वेट गेन इन सेकेंड ट्राइमेस्टर समटाइम्स एंड लेस इन थर्ड, तो ये वेरी करता है, बट एक्चुअल में आइडियल वेट गेन होता है 1 इन फर्स्ट एंड 5 इन सेकेंड। टोटल 11 kgs ऑफ वेट गेन होता है इन प्रेगनेंसी। क्वेश्चन नंबर 160, द कॉमन नॉर्मल site of implantation of blastocyst in the uterus is? Options है upper uterine portion, then mid uterine area, then lower uterine area and lower cervical segment। तो हमेशा ये याद रखिए कि लोअर एरिया में जो है यूट्रस के कभी ब्लास्टोसिस्ट जाके नहीं इम्प्लांट होता है, हमेशा वो अपर यूट्राइन सेगमेंट में होता है, अपर यूट्राइन पोर्शन में होता है। अगर लोअर में अगर अटैच हो जाता है तो देयर कुड बी चांसेस ऑफ एबनॉर्मल प्रेगनेंसी, जैसे प्लेसेंटा प्रीविया, देन प्लेसेंटा एब्रप्शियो, इस टाइप की चीजें आ जाती हैं। तो हमेशा जो एक्चुअल में नॉर्मल साइट होती है इम्प्लांटेशन की वो होती है अपर यूटराइन पोर्शन। गायनी के काफी क्वेश्चन आए हुए थे इस बार भी, तो गायनी इज इम्पोर्टेंट, हमेशा क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए करने से पहले। Question number 161, which of this increases absorption of iron except? तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, आंवला, B is citrus fruit, 3 is sprouts and 4 is curd। तो हम सभी को पता होगा कि आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए हमें विटामिन सी की जरूरत पड़ती है। तो किस किस चीज में विटामिन सी होता है? आंवला में होता है, सिट्रस फ्रूट में होता है, देन स्प्राउट्स में भी काफी अमाउंट में विटामिन सी होता है। लेकिन कर्ड जो है ऑप्शन इज है करेक्ट आंसर, क्योंकि कर्ड में जो है कैल्शियम, प्रोटीन एंड सेवरल विटामिन होते हैं, लेकिन विटामिन सी यहाँ पे नहीं होता है। तो ऑप्शन सी 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 162, ऑल ऑफ दिस इज सीन इन एनोरेक्सिया नर्वोसा एक्सेप्ट। फ्रेंड्स, एनोरेक्सिया नर्वोसा में जो एनोरेक्सिया है उसमें भूख नहीं लगना ये होता है। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है, पेशेंट जो है उसको भूख नहीं लगती है, वो खाता नहीं है प्रॉपरली, क्योंकि उसको डर होता है कि उसको वेट गेन हो जाएगा। तो दिस इज एनोरेक्सिया नर्वोसा, एक टाइप का डिसऑर्डर होता है जब एक पर्सन जो है इज नॉट एबल टू ईट नॉर्मली, क्योंकि उसको अपनी बॉडी इमेज से बहुत अटैचमेंट हो जाती है और उसको लगता है कि मैं थोड़ा भी खाऊंगा तो मैं फैटी हो जाऊंगा। तो इस टाइप का डिसऑर्डर होता है ये। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, मायोकार्डियल हाइपरट्रॉफी, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस एंड लास्ट इज मेनोरेजिया। तो इसमें से पूछा हुआ है कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो एनोरेक्सिया नर्वोसा में दिखते हैं एक्सेप्ट। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, मिनोरेजिया। क्योंकि अगर हम कम खाएंगे तो ऑस्टियोपोरोसिस होगा, मायोकार्डियल हाइपरट्रॉफी भी हो सकती है, देन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ऑफ कोर्स होगा, लेकिन मीनोरेजिया नहीं होता है बिकॉज इट्स रिलेटेड टू मेंस्ट्रुअल साइकिल और हैवी एंड प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग से रिलेटेड है मीनोरेजिया। तो इट्स नॉट द साइन एंड सिम्टम ऑफ एनोरेक्सिया नर्वोसा। क्वेश्चन नंबर 163, आइडेंटिफाई द इमेज। एक इमेज दी हुई है आपको एंड ऑप्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट इज हार्मोनिक सिनर्जी, second is harmonic scalpel, third is defibrillator and fourth is medical handpiece। तो ये जो मशीन है ये है हार्मोनिक स्कैल्पल। हार्मोनिक स्कैल्पल इज अ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यूज साइमल्टेनियसली फॉर कट एंड कॉटराइज। तो दोनों के लिए यूज होता है ये, इसमें कॉटरी भी लगी होती है और हम कट करने के लिए ब्लेड भी यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों काम कर सकता है विद अ सिंगल मशीन। तो दिस इज कॉल्ड हार्मोनिक स्कैल्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन 164, आइडेंटिफाई द इमेज। यहाँ पे इमेज दी हुई है, ऑफ कोर्स सभी लोगों को पता होगा। इमेज के ऑप्शन है टी ट्यूब, इरिगेशन कैनुला, फॉलिज कैथेटर या फिर स्टमक ट्यूब। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, फॉलिज कैथेटर। फॉलीज कैथेटर में 2 ल्यूमेन होते हैं, एक जो है सलाइन पंप पुश करने के लिए और दूसरा जो सलाइन हम पुश करते हैं उससे जो बलून है वो इन्फ्लेट होता है, और जो दूसरा पोर्ट होता है वो यूरिन आउट करने के लिए होता है।
Question number next 165. The instrument given in the picture is used for. ये इंस्ट्रूमेंट मैंने अपनी पोस्ट में भी दिखाया था. इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं लैरिंजिएक्टमी, थोरेक्टमी, सिजेरियन सेक्शन एंड थायरोइडेक्टमी. तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट है. थायरोइडेक्टमी के लिए थायराइड रिट्रैक्टर थायराइड सर्जरी में हम यूज करते हैं. इसको जॉल्स थायराइड रिट्रैक्टर भी बोलते हैं और ये टू रिमूव थायराइड ग्लैंड ड्यूरिंग द सर्जरी में यूजफुल होता है. तो इसका नाम है थायराइड जॉल्स थायराइड रिट्रैक्टर. क्वेश्चन नंबर 166. द क्राइटेरिया फॉर लो बर्थ वेट in the baby. Option है first 2.5 kg, 3 kg, 1.5 kg or 1. तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट. 2.5 से अगर कम होता है बेबी वेट तो उसको बोलते हैं लो बर्थ वेट बेबी. क्वेश्चन नंबर 167. कॉपर टी 380 is effective for how many years as contraceptive? ऑप्शंस हैं 3 years, 5 years, 10 years and 7 years. तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट, 10 years. यहाँ पे अलग अलग नाम होते हैं कॉपर टी के. जैसे 380 इन्होंने दे दिया है विच इज वैलिड फॉर 10 years. क्वेश्चन नंबर 168. आइडेंटिफाई द ब्लेड साइज. अगेन यहाँ पे ब्लेड साइज का क्वेश्चन है. मैंने फर्स्ट स्लाइड में भी आपको दिखाया था ब्लेड के साइज और डिफरेंट ब्लेड जो थी उनकी कैसे डिफरेंट ब्लेड्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट. 23 गेज का ब्लेड है. इसका साइज, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो डिपेंड करता है उसकी कौन से नंबर का ब्लेड है. तो कटिंग एज जिसकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है तो उसके अकॉर्डिंग उसकी नंबरिंग होती है. क्वेश्चन नंबर 169. द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू डिटेक्ट FHS. नेम द इंस्ट्रूमेंट. तो यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट का पिक्चर दिखाई हुई है आपको. ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर 1 आउटलेट फॉरसेप्स, सिम स्पेक्यूला, फीटोस्कोप एंड टिनेक्युलम फॉरसेप. तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, फीटोस्कोप. इससे हम फीटस का जो साउंड होता है हार्ट रेट वो सुनते हैं ड्यूरिंग एंटीनेटल एग्जामिनेशंस. मोस्टली ये प्रेजेंट होता है PHCs में, जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं वहां पे. और जब हम हेल्थ विजिट्स करते हैं, आप लोगों ने भी किया होगा नर्सिंग में, BSc या MSc नर्सिंग में, तो उसमें भी हम FHS जो है फीटोस्कोप से ही सुनते हैं क्योंकि वहां पे देर इज नो, मतलब हम लोग लेके नहीं जा सकते ना इंस्ट्रूमेंट लाइक जो हम हॉस्पिटल्स में मेनली यूज करते हैं NST वगैरह, वो सारे इंस्ट्रूमेंट हमारे पास नहीं होते हैं तो हम फीटोस्कोप कैरी करते हैं. और आजकल हार्डली वी कैन सी फीटोस्कोप, हमेशा स्टेथ से सब लोग देख लेते हैं FHS. क्वेश्चन नंबर 170. मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय. मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या होता है? इसमें क्या होता है, जो CNS की प्रॉब्लम होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की. It's a type of disease in which the immune system damages the protective covering of the nerves. जो नर्व्स की प्रोटेक्टिव कवरिंग है, जो प्रोटेक्टिव शीथ है, उसको डैमेज कर देता है इम्यून सिस्टम. तो उसको बोलते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस. और ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे. प्रोग्रेसिव demyelination in the CNS. 2 is impaired CNS cerebral circulation. 3 is deficiency of neurotransmitter dopamine and serotonin. And 4 is deterioration of the spinal column. So of course option 1 is correct. Progressive demyelination in the CNS. Demyelination का मतलब होता है जो माइलिन शीथ होती है नर्वस जो फाइबर्स होते हैं नर्व्स की, उसको वो डीमाइलिन कर देता है, मतलब डैमेज कर देता है. तो दिस डिजीज इज कॉल्ड द मल्टीपल स्क्लेरोसिस. क्वेश्चन नंबर 171. माइस्थेनिया ग्रेविस कैरेक्टराइज्ड बाय. माइस्थेनिया ग्रेविस जो होती है डिजीज, इसमें जो हमारी वॉलेंट्री मसल्स होती हैं जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उनमें फीलिंग ऑफ वीकनेस आती है और टायर्डनेस आती है और हम अपना काम प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं. और एक टाइप की वेस्टनिंग हो जाती है मसल्स की. ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें इम्यून सिस्टम अगेंस्ट हो जाता है हमारे जो है मसल्स के. और इस जो कम्युनिकेशन होता है बिटवीन नर्व्स एंड द मसल्स इज डैमेज्ड.
तो इट्स ड्यू टू दैट रीजन हमारी मसल्स जो है प्रॉपरली काम नहीं करती हैं। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी हुई हैं। ऑप्शन 1 दिया हुआ है सिस्टमिक इन्फेक्शन, 2 is shock, 3 is descending weakness and 4th is ascending weakness। तो यहाँ पे ascending weakness is the correct answer। ascending weakness मतलब लेग हमारा फुट से शुरू होगा और वो ऊपर तक जाएगा, जबकि डिसेंडिंग में हमारे फेस से शुरू होता है और नीचे तक जाता है। जो डिसेंडिंग वीकनेस है एक डिजीज में होती है, आप बताएंगे मुझे नाम कमेंट बॉक्स में। दिस इज इन GBS syndrome, Guillain-Barré syndrome। Question number 172, the person states that he is sent by a higher deity, God, he will help us all and guide to the way to God। ऑप्शंस दिए हुए हैं, delusion of grandiosity, 2 is delusion of reference, 3 is delusion of persecution, 4th is delusion of infidelity। तो ऑप्शन नंबर 1 is correct, delusion of grandiosity। delusion of grandiosity में क्या होता है, जो पर्सन होता है, जो पेशेंट होता है, वो अपने आप को बहुत ही महान समझने लगता है, लाइक गॉड, और वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगता है, और इस टाइप के डिसऑर्डर को बोलते हैं delusion of grandiosity। क्वेश्चन नंबर 173, deficiency of which vitamin causes defective bone mineralization disorder called rickets। यार मैं ऐसे ही बता देती हूँ, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, 4 इज करेक्ट, तो डी में होता है ये। क्वेश्चन नंबर 174, Wernicke's encephalopathy is caused by which deficiency of which vitamin? Options are thiamine, 2 is riboflavin, 3 is vitamin D and 4 is vitamin A। तो करेक्ट आंसर है विटामिन B1 यानी थायमीन। तो थायमीन की डेफिशिएंसी से क्या होता है, इंजरी हो जाती है ब्रेन में, दैट इज कॉल्ड वर्निक्स एंसेफेलोपैथी, और दैट इज अ परमानेंट इंजरी, और ब्रेन का डैमेज होता है अगर हम ट्रीट नहीं करते हैं तो दिस इज अ टाइप ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर साइन एंड सिम्टम लगते हैं तो हमें थायमीन जो है B1 विटामिन को इन्फ्यूज करना है बॉडी में। क्वेश्चन नंबर 175, विच विटामिन डेफिशिएंसी में कॉज नाइट ब्लाइंडनेस? नाइट ब्लाइंडनेस किससे होती है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, विटामिन ए डेफिशिएंसी से। क्वेश्चन नंबर 176, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स कैन नॉट बी गिवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? प्रेगनेंसी में कौन सा ड्रग है ATT जो नहीं दिया जा सकता? ऑप्शन 3 स्ट्रेप्टोमाइसिन इज द करेक्ट आंसर। Question number 177, clinical manifestations of dehydration include all of the following except: first is dry mouth, eye and lips, headache and lightheadedness, 3 is small amounts of dark urine, and 4th is dark and brittle nails। So option number 4 will be correct, dry and brittle nails। Question 178, facial feature of Addison's disease include: options है moon-like face, 2 is skin hyperpigmentation, 3 is swollen face and 4th is puppy face। तो option 2 is correct, hyperpigmentation, skin will be hyperpigmented in Addison's disease। Addison's disease क्या होती है? एड्रीनल ग्लैंड अगर प्रॉपरली हार्मोन नहीं सीक्रेट कर पाते हैं, एल्डोस्टेरोन एंड कॉर्टिसोल ऑल्सो, तो अगर डैमेज होता है एड्रिनल ग्लैंड्स का तो वो अपने हॉर्मोन्स जो है प्रॉपरली सीक्रेट नहीं कर पाते हैं। इसके कारण बॉडी में इनएडिक्वेसी के कारण जो डिजीज, जो डिसऑर्डर पैदा होता है उसको बोलते हैं एडिसन्स डिजीज। और एडिसन्स डिजीज के कुछ साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, जैसे फैटीग, हाइपर पिगमेंटेशन ऑन द फेस और डार्की पैचेस एंड स्किन ऑन द स्किन, और गम्स पे भी जा सकते हैं, वो कुछ लोगों के डार्क गम्स हो जाते हैं। देन एब्डोमिनल पेन होती है, नोजिया, वोमिटिंग एंड डायरिया, ये सिम्टम्स हैं जो है। समटाइम्स मसल स्पेजम भी होता है, ये कॉमन सिम्टम्स हैं एडिसन्स डिजीज के। क्वेश्चन नंबर 179, पेशेंट विद एनोरेक्सिया नर्वोसा टेकिंग फूड करेक्टली एज पर हर डाइट प्लान but there was no increase in the weight observed. What will be the nursing intervention for the above patient? तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, observe the patient while taking the meal and after up to 2 hours, then increase calorie of food from 1500 to 2000,
kilocals. Then 3 is add vitamin tablet in her medication, and 4th is engage them in other activities. तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट. ऑब्जर्व द पेशेंट वाइल टेकिंग मील एंड आफ्टर अप टू 2 आवर्स. क्योंकि जो एनोरेक्सिया नर्वोसा के पेशेंट्स होते हैं वो डाइट प्लान फॉलो नहीं कर पाते हैं ड्यू टू देयर फियर ऑफ गेटिंग वेट और इंक्रीजिंग इन वेट. तो अगर वो पतले भी हैं, थिन भी हैं, तो भी वो अपना डाइट प्लान फॉलो नहीं कर पाते हैं. और इसीलिए हमें पेशेंट को ऑब्जर्व करना है वाइल ही टेक्स द मील एंड आफ्टर अप टू 2 आवर्स, क्योंकि वो वॉमिटिंग इंड्यूस करके वो ट्राई करते हैं वॉमिट करने के लिए भी. क्वेश्चन नंबर 180. द ऑब्स्टेट्रिकल असेसमेंट ऑफ द एंटीनेटल मदर रिवील्स. ऑप्शन यहाँ पे जो 3 स्टेटमेंट दी हुई है उसके बाद GTPAL स्कोर बताना है हमें. GTPAL स्कोर का मतलब है G फॉर ग्रेविडा, T फॉर टर्म, P फॉर प्री टर्म, A फॉर एबॉर्शन एंड L फॉर लिविंग चाइल्ड. तो यहाँ पे स्टेटमेंट देख लेते हैं पहले. दिस इज हर थर्ड प्रेगनेंसी, तीसरी प्रेगनेंसी है. हर फर्स्ट चाइल्ड वॉज डिलीवर्ड एट 38 वीक्स में डिलीवर हुआ है फर्स्ट चाइल्ड. हर सेकेंड चाइल्ड वॉज डिलीवर्ड एट 34 वीक्स. तो एल मतलब लिविंग चाइल्ड तो 2 ही है, तो 2 ही रहेगा इसमें. तो पहले ही देख लेते हैं 2 किस में ऑप्शन है. तो ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट क्योंकि 2 एक ही में है. तो 31102 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे. टोटल 30 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं. मैं आपको जरूर रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल. अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए उन सभी फ्रेंड्स के साथ जो अभी नॉर्सेट की तैयारी कर रहे हैं या RRB की तैयारी कर रहे हैं. और उन्हीं सभी नर्सिंग रिक्रूटमेंट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अभी आगे आने वाले दिनों में होने वाली हैं. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो. थैंक यू. बाय बाय.